ठीक है, दिस इज योर सेकंड यूनिट सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं ये फेज डायग्राम क्या होते हैं। फेज डायग्राम जो है बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हमने सॉइल फिल कर ली। अच्छा, सॉइल में कितने फेज होंगे? फेज तो तुमने पढ़े हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉइल में कितने फेज होंगे? 3। कौन कौन से? ठीक है। अब ये जो सॉइल है वो किस किस से बन के, किस किस से मिलके बनी होगी? एक तो कोई भी सॉलिड, ठीक है, जो रॉक के पार्टिकल जो डिसइंटीग्रेट हुए थे। एक इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड में इसके अंदर स्पेशली क्या होता है, वाटर। और एक इसके अंदर क्या होगी, एयर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हैं जो इसके अंदर होंगे। ठीक है, इसी सॉइल को, ये सॉइल है, इसी के रिप्रेजेंटेशन को, ये इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेज डायग्राम। अब ये नीचे सॉलिड, ये सॉइल नहीं होगा, ये होगा सॉलिड, या फिर इसको लिखो सॉइल पार्टिकल। ठीक है, ये सॉलिड, ये वाटर, ये एयर। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीएस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंबाइंडली नोन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वी वी। एंड टोटल वॉल्यूम इज वी टी, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल इट इज वी टी। ठीक है, तो वी टी के 3 कंपोनेंट हो गए, क्या क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं इनको कभी कभी एक कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इज अ सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इन टर्म्स ऑफ मास और वेट क्या होगा? यदि एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मास, और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेट, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ एयर। अब ये मास या वेट ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली टेकन इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों किया है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम टी या डब्ल्यू टी से। तो एम टी या डब्ल्यू टी इज रिप्रेजेंटेड एज मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ एयर। ठीक है, ये जो मास ऑफ एयर है वो 0 होता है, तो टोटल मास किसके बराबर आ गया, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। किसी को यही नहीं पता कि
एयर का मास, एयर वेटलेस होती है। अच्छा जी, वेटलेस क्यों होती है? देखो बेसिकली क्या होगा ना, इनके वेट के कंपैरिजन में क्या हुआ ये, एक मिनट वेट करो। इनके वेट के कंपैरिजन में जो वेट ऑफ एयर होगा ना वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगा। अब होगा क्यों, दिक्कत तो ये है ना, देखो वेट या मास क्या होता है, वो होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जो ये डेंसिटी है, एक चीज बताओ, डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होगी या वाटर की ज्यादा होगी? पहला कंसेप्ट, वाटर कौन कह रहा है? अच्छा जी, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 तो लिख दिया बेटा, पर इसके आगे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वन भी हो सकती है। 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइफ में ध्यान रखना, ये जो एसआई यूनिट होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है लिखनी हमेशा। ठीक है, हमेशा लिखा करो इसे। ठीक है, अब जो सॉलिड की डेंसिटी होगी वो बट ऑब्वियस है कि हमेशा बड़ी होगी वाटर की डेंसिटी से, तो 1000 से तो बड़ी होगी। सपोज करो कि वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, सेम है तीनों का, सॉलिड का भी, वाटर का भी और एयर का भी। तो जो मास ऑफ सॉलिड होगा वो 1000 से बड़ा होगा, मान के सपोज कर लो 2000 है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, 2000 V। ठीक है, और मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1000 V। क्लियर है? अब आओ मास ऑफ एयर पे। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है? यार आज बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, वो सॉरी, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? मास डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता थी, एयर सर्च मार लिए है ना। 1.2 के समथिंग होती है डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो जो मास ऑफ एयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.2 V। अब जरा सोचो, एक चीज वन वन ही मान लो, 1.2 को अप्रोक्सीमेटली, एक चीज वन है और एक चीज 1000 है। तो 1000 के आगे वन की क्या वैल्यू, तो इसको कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे समझ में क्यों जीरो लिया है? पहली क्लास में इसलिए बता दिया है क्योंकि हर क्लास में ये डाउट तुम्हें उठेगा कि सर ये जीरो क्यों ले लिया है, तो इसलिए पहली क्लास में ही तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दिया है। ये फेज डायग्राम आया समझ में? क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ना, उस हिसाब से क्लियर से पहले बात बनती नहीं है। ठीक है, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है जो अभी बताया। ठीक है, मतलब कोशिश करना, मतलब मैं जो करता था मैं ऐसे ही करता था, मैं इधर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता था, इधर वेट रिप्रेजेंट करता था। ठीक, करता था क्या, मतलब करता भी हूँ। ठीक है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इधर वेट ऑफ एयर या फिर मास ऑफ एयर, दोनों चीज सेम है। अभी बता दूंगा क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी बता दूंगा, वैसे पता है तुम लोगों को। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ एयर जीरो होता है, ये बहुत ही एडवांटेजियस पॉइंट है इसमें।
जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत एडवांटेज होती है इसकी, जब भी हम फेज डायग्राम से, तुम्हें पता है इसी डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यदि एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो करना पड़ेगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये मैं इतनी डीप में क्यों पहुंच कर रीजन बता रहा हूँ कि मतलब 90 to 95% क्वेश्चन सॉइल के और इस टॉपिक के केवल इसी फेज डायग्राम से हो जाते हैं। मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल तुम्हारा कन्वेंशन मेथड की फॉर्मूलेज लगाओ उससे सॉल्व करो, एक होता है फेज डायग्राम से सॉल्व करो। तो फेज डायग्राम वाला मेथड जो होता है ना, वो तुम्हारे 90% ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। आगे जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। बेसिकली मेरा जो मेथड है ना, मैं मोस्टली जो है वो कन्वेंशनल मेथड यूज करता हूँ जब भी एमसीक्यू वगैरह टाइप क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। और जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे जब मेंस लिखते हैं किसी भी उसका, तो मेंस में मैं इसी मेथड को यूज करता हूँ, फेज डायग्राम वाले को। क्योंकि फेज डायग्राम बनाने में भी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में ही फेज डायग्राम बना लेते हैं, तो वो और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये फेज दो फेज में डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड कब होता है, दो फेज में, ठीक है। या तो जो सॉलिड्स है वो कंप्लीटली फिल हो बाय वाटर, या ये सॉलिड जो है उनके बीच में प्रेजेंट हो एयर, ठीक है। दो चीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जब वाटर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, याद रखना, सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये वाटर और सॉलिड प्रेजेंट होगा केवल, ठीक है। और जब वाटर की जगह एयर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं ड्राई सॉइल। वो भी बन रहा होगा, अभी रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। एयर इसको बोलते हैं ड्राई सॉइल। ये ओवन ड्राइड वगैरह क्या होता है ये आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां तक फेज डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि केवल की सॉलिड सॉलिड ही प्रेजेंट हो? इज इट पॉसिबल टू हैव ओनली वन फेज इन सॉइल? थोड़ा सा सोचो फिर जवाब दो। यार इसमें पोल नहीं होता, नहीं पोल होता तो थोड़ा और समझ में आता। अच्छा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है यार, या तो तुम लोग सुनते नहीं हो ढंग से। तो मैं सारे कंसेप्ट में शुरू में ही दे देता हूँ, एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो जो मैं बोलता हूँ। सॉइल का फॉर्मेशन किससे स्टार्ट होता है? बेसिक चीज क्या है, सॉइल किससे बनी है? बढ़िया, रॉक से, ठीक है। अच्छा रॉक को मैं सॉइल कह सकता हूँ? रॉक को मैं सॉइल कह सकता हूँ? नहीं, सही है, रॉक को मैं सॉइल नहीं कह सकता। रॉक कैसी होती है? हार्ड, किसी ने बोला सॉलिड, तो सॉलिड लेके चलता हूं मैं, ठीक है। हार्ड भी होती है बहरहाल, सॉलिड लेके चलना। कंप्लीटली जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक, नॉट अ सॉइल। तो सॉइल में कभी वन फेज नहीं मिलेगा तुम्हें। आगे इस बात समझ में या नहीं आई? तुमसे ही तुम्हारा आंसर निकलवाया है मैंने। ठीक है, अब ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, ये जो कंसेप्ट बताया इसको मैं तुम्हें इतनी जगह यूज करवाऊंगा, इतनी जगह यूज करवाऊंगा, तुम याद रखोगे। जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा तुम्हें, हर फॉर्मूले में इस कंसेप्ट को यूज कराऊंगा। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ द स्टडी एंड द एनालिसिस इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द सॉइल बाय फेज डायग्राम, ठीक है, विद द पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड पार्टिकल्स, पार्ट्स रिप्रेजेंटिंग वाटर और लिक्विड एंड अनदर पार्ट एयर और अदर गैसेज। मोस्टली जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो एयर और वाटर ही याद रखना, बाकी कुछ
याद मत करना, इसमें थोड़े कन्वेंशन उल्टे कर दिए हैं, तुम वैसे ही बताना जैसे मैंने बताया, लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम, राइट हैंड साइड पे वाटर। सर सॉइल का केमिकल नेम होता है SO2। सो वन फेज कभी पॉसिबल ही नहीं है। SiO2 यार ऐसा कुछ नहीं होता। SiO2 किसने बताया कि सॉइल का केमिकल नेम होता है? ठीक है, अब सबसे पहला पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज में भी सबसे पहला आता है वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। ठीक है, void ratio is defined as volume of voids to volume of solid। ठीक है, अब वही फेज डायग्राम देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बेटा वॉइड्स बताए तो थे यार, सुमित क्लास में नहीं थे क्या? इतने डीप में बताए। वॉइड जो होते हैं, जो सॉलिड के बीच में जो भी प्रेजेंट है उसको वॉइड्स बोलते हैं। तो सॉलिड के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाटर और एयर। तो वाटर प्लस एयर को बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो वॉइड रेशियो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा, एक चीज बताओ, वॉइड रेशियो की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सही है या गलत है? देखो सॉइल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें टू इंटरेक्शन जरूरी है, तभी तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सही है या गलत है? अच्छा सही है। जो भी कह रहा है सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? मैं वो ऑन कर देता हूँ तुम्हारे, अनम्यूट। अब अनम्यूट करके बता दो। देखो जो अननेसेसरी खुले हैं वो बंद कर लो, और जिसको बताना है एक्चुअली वो ऑन कर लो। बिल्कुल सही बताया कृष्णा नंदन ने, कंसेप्ट पकड़ लिया उसने। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट कैन नॉट बी 0। अब इमेजिन करो E इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल सॉलिड। क्या बचा? केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैंने अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का क्या मतलब है कि केवल उसमें सॉलिड ही सॉलिड प्रेजेंट है। तो केवल उसमें सॉलिड ही सॉलिड प्रेजेंट है, मैंने बताया कि वो सॉइल नहीं होती है। क्या होती है वो? रॉक, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वॉइड रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारे क्वेश्चन है ESE के। ठीक है, E इज ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आओ, पोरोसिटी। पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ये याद रखना। वॉइड रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय E। पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एक 100% का कंसेप्ट होता है, चलो वो इसमें बता दूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट क्या होगी? कैन इट बी 0? बेटा सेम नहीं होगी, सोचो यार, थोड़ा तो सोचो, सेम कैसे हो जाएगी? पहले बताओ, कैन इट बी 0? ठीक है, 0 तो नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। कैन इट बी 100?
100 क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि 100 होते ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर होते ही इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0 हो गया। तो ये कभी 100 नहीं होगा बेटा यार, ये लिखते चलना, मतलब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रजिस्टर लेके बैठना, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ये चीजें भी मिल जाएंगी ना तो इनको तुम हमेशा रटोगे ही कि ई ग्रेटर देन 0 होता है, रट लिया एक बार, अब वो कब तक याद रहेगा, कहीं तो भूलोगे। तो ये चीजें लिख लेना कि कैसे आती हैं ये, ठीक है। तो जो ईटा, ईटा किसको रिप्रेजेंट करता है, पोरोसिटी को। पोरोसिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to 100। आ गया ये समझ में? अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कहीं हम यूज करें तो वॉइड रेशियो यूज करें या पोरोसिटी यूज करें, क्योंकि दोनों ही एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को, है ना। भाई एक चीज बताओ, हम कभी भी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं या क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं या टोटल स्टूडेंट कितने एब्सेंट हैं, वो इन टर्म्स ऑफ या तो टोटल स्टूडेंट निकाल लो या इन टर्म्स ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज निकाल लो। तो निकाल तो एक ही चीज रहे हैं, क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, एक तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड का ही तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। वॉइड रेशियो में निकाल रहे हैं कि टोटल सॉलिड में कितने वॉइड प्रेजेंट है, और पोरोसिटी में निकाल रहे हैं कि टोटल सॉइल में कितने वॉइड प्रेजेंट है। तो तुम्हारे हिसाब से दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है? पार्ट डिवाइड बाई टोटल। अच्छा, आदित्य के हिसाब से पोरोसिटी अच्छी है, मतलब दोनों में से कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, और बताओ कोई। पोरोसिटी, पोरोसिटी थोड़ा सोच लिया करो बताने से पहले, दोनों नाइस है। वॉइड रेशियो सुमित, मतलब जो भी बता रहे हो यदि वैलिड रीजन भी दे दो तो ज्यादा अच्छा है कि क्यों बोल रहे हो ऐसा। ठीक है, एक चीज बताओ, ये सॉइल है, ठीक है, इसमें मान के चलो सॉलिड है और वाटर है और एयर है। ठीक है, ये वाटर है और बाकी जो स्पेस बचा वो एयर है। ठीक है, अब मैंने इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाई। ठीक है, मैंने इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाई। ठीक है, आफ्टर कंप्रेशन तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज होगा। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज होगा ये किस वजह से होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल चेंज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ आइदर वाटर और एयर। ठीक है, या तो वाटर में कंप्रेशन होगा या फिर एयर में कंप्रेशन होगा। ठीक है, कभी भी यदि इसी सॉइल को मैं किसी और लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करूं तो भी इसके या तो एयर में चेंज होगा या इसके वाटर कंपोजिशन में चेंज होगा। ठीक है, कभी भी फॉर द सेम मास उसके सॉलिड्स में चेंज नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, सॉलिड्स हमेशा सेम रहते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है, याद रखना इसके। फॉर द सेम वॉल्यूम सॉलिड हमेशा सेम रहते हैं, तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, सेम मास के करस्पॉन्डिंग सॉलिड हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, अब कौन सी टर्मिनोलॉजी हमेशा कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। भाई एक चीज बताओ, यदि उसके वॉइड्स में चेंज आया, वाटर में चेंज आए चाहे एयर में चेंज आए, तो टोटल वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ही आएगा। भाई टोटल वॉल्यूम तो चेंज होगी। अब इसमें ये पैरामीटर कांस्टेंट है एक तरीके से, और इसमें ये पैरामीटर वेरिएबल है। ठीक है, तो कौन सा अच्छा हुआ, वॉइड रेशियो या पोरोसिटी? एग्जैक्टली exactly. तो वॉइड रेशियो को हम मोस्टली इंजीनियरिंग यूज में इसीलिए पढ़ते हैं।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि वॉइड रेशियो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्लास यहीं तक रखें या और करें कंटिन्यू?